उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। उसकी शादीशुदा जिंदगी और उसके घर वालों की जिंदगी सब बर्बाद कर दूंगा। शर्मीन न मर पाएगी न जिंदा रह पाएगी। स्वागत है आपका द डायरीज में एक बार फिर, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। आज की कहानी एक लड़की की कहानी है। कहानी के लिए उसका नाम शर्मीन रखेंगे। शर्मीन अपनी फैमिली के साथ अर्ली 2000s में दिल्ली के साउथ ईस्ट इलाके में एक मुस्लिम कॉलोनी में रहा करती थी। और हर बार की तरह, क्योंकि हम हर कहानी में अपने लिसनर्स, अपने सब्सक्राइबर्स की आइडेंटिटी अनोनिमस रखते हैं, इस कहानी में भी सारे नाम चेंज किए गए हैं। ये कहानी हमें सुनाई है शर्मीन की बहन फराह ने, क्योंकि कहते हैं कि जब किसी एक घर का एक सदस्य किसी जिन के कब्जे में आ जाए तो सिर्फ वही नहीं, उसकी पूरी फैमिली पर असर पड़ता है। और इसीलिए शायद हम फराह को भी एक सर्वाइवर के तौर पर देख सकते हैं। इससे पहले कि कहानी शुरू हो, मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस्लाम की मान्यता के हिसाब से जिन कितने किस्म के होते हैं और जिन क्या होते हैं। जिन, एंजल्स और ह्यूमंस, इन तीनों में क्या फर्क है? जिनों को इस्लाम की मान्यता के हिसाब से बनाया गया है एक स्मोकलेस फायर से, यानी कि एक ऐसी आग जिसमें धुआं नहीं है। एंजल्स को बनाया गया है एक लाइट से, यानी किसी एनर्जी से। और इंसानों को बनाया गया है मिट्टी से, यानी क्ले से, या साइंटिफिक टर्म्स में बोला जाए तो कार्बन से। एंजल्स जो हैं वो एक ओबीडियंट फॉर्म है जो सिर्फ खुदा की सुनती है और वही करती है जो खुदा उनको बोलते हैं। जिन हाउएवर, जिनों के बारे में यह आया है कि जिनों के अंदर कम्युनिटीज भी होती हैं, जिनों के अंदर रिप्रोडक्शन भी होता है, जिन आपस में मिलते भी हैं, फैमिलीज भी बनती हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, और इंसानों की तरह उनके अंदर एक सो कॉल्ड फ्री विल भी होती है। और इसीलिए वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बहुत बुरे भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। लेकिन इंसानों में और जिनों में जो फर्क है वो ये कि जिन एक पैरेलल डायमेंशन में रहते हैं जो इंसानों की डायमेंशन से ओवरलैप करती है, और वो अपनी डायमेंशन से इस डायमेंशन में आ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन इंसानों की कुव्वत और इंसानों की आंखें इस काबिल नहीं बनाई गई कि हम अपनी डायमेंशन के परे देख सकें। अब ये समझ लेते हैं कि इस्लाम की मान्यता के हिसाब से जिन कितने किस्म के। इस्लाम में जिन 5 तरीके के हैं। पहला है मरीद। मरीद एक पानी का जिन है और कहते हैं बहुत खतरनाक जिन है। इसीलिए इस्लाम में ये बोला गया है, मुस्लिम्स में ये बोला जाता है कि सूरज ढलने के वक्त, यानी कि जिसको मगरिब का टाइम बोला जाता है, उस वक्त समुंदर के किनारे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मरीद इकट्ठा होते हैं और समुंदर का बादशाह बोला गया है उस जिन को। फिर आते हैं इफरित। इफरित जो हैं वो आग के जिन हैं। उनको आग के जिनों की तरह देखा गया है, जिसमें उनकी प्राइमरी जो ट्रेट है वो है रिवेंज। वो इंसानों के अंदर या किसी के अंदर एक रिवेंज की फीलिंग डालते हैं। फिर आते हैं शयातीन। शयातीन मतलब प्लूरल ऑफ शैतान ऑल्सो, या फिर इनको आप डीमंस भी बोल सकते हैं। डीमंस वो जिन होते हैं जो सारी ईवल चीज़ें करते हैं और करवाते हैं। उनको बहुत ही अगली किस्म की एक फॉर्म बोला गया है जो बहुत ही बुरी तरीके से चीज़ें करवाते हैं और बहुत ही डेंजरस होते हैं। फिर आते हैं करीन। करीन जो हैं वो विस्पर जिन के नाम से मशहूर हैं। वो इंसानों के कान के पास आके कुछ विस्पर करते हैं जो उनको इंसानों से करवाना होता है, ज़्यादातर गलत चीज़ें। और फिर आते हैं जिन्हें आशिक। शायद सबसे डिस्टर्बिंग, सबसे खतरनाक और सबसे डेंजरस किस्म जो है जिनों की, वो ये है, क्योंकि इनके बारे में कहा गया है कि अगर ये किसी एक इंसान से एक बार चिपक गए
या ऑब्सेसिवली अटैच हो गए तो फिर वो उसको मरते दम तक छोड़ते नहीं हैं। कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, भगाने की कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, ये इंसानों को नहीं छोड़ते। और इसीलिए पांचों जिनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा बचने का जो बोला गया है वो इस किस्म से बोला गया है। अब शुरू होती है शर्मीन की कहानी। ये एक सच्ची कहानी है जो 1-2 साल नहीं 15 साल चली है। क्योंकि कभी कभी जितने ये पोजेशन या काला जादू है ये इंस्टेंटेनियस नहीं होता, एकदम नहीं होता। इसको ख़त्म करने में या सो कॉल्ड एग्जॉर्सिज्म करने में या उस जिस तरह का कोई जिन अगर चिपटा हुआ है उसको हटाने में या ईवल पावर को ख़त्म करने में सालों लग जाते हैं। और जितने साल लगते हैं उतनी ही ये फैमिली और वो शख्स सफ़र करता रहता है। साल है 2004। शर्मीन उस वक्त 21 साल की है। शर्मीन एक बहुत ही चर्पी, बहुत ही जॉयफुल, बहुत ही जॉली लड़की है जो पूरी महफिल की जान बन जाती है जहाँ पर वो बैठती है। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर चुकी है और एमएससी करना चाहती है और इवेंचुअली पीएचडी में जाना चाहती है। बहुत ज़हीन लड़की है, दिमाग से बहुत तेज़ है, एकेडमिकली बहुत तेज़ है। और जो 3 साल उसने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करी है वो 3 साल कहती है कि उसकी ज़िंदगी के गोल्डन पीरियड था। क्योंकि कॉलेज में आने के बाद उसने शायद पहली बार वो स्कूल के डिसिप्लिन और स्कूल की सख्तियों से आज़ादी पाई थी। वो एक गर्ल्स स्कूल की पढ़ी हुई थी और कॉलेज में आके पहली बार उसने कोएड एनवायरनमेंट देखा था। और उसी के चलते क्योंकि वो बहुत एक खूबसूरत दिखने वाली लड़की थी तो जो कॉलेज में अटेंशन उसको मेल स्टूडेंट से मिलती थी उसको पता था, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा अच्छा भी लगता था। बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो उस पर जान छिड़कते थे, बहुत सारे ऐसे थे जो कभी कभी लव लेटर लिखकर उस तक पहुंचाने की कोशिश करते थे, बहुत सारे ऐसे थे जो बड़े जीदार थे और सामने आकर प्रपोजल करते थे। लेकिन शर्मीन ने कभी भी किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि शर्मीन अपनी फैमिली का कंजर्वेटिव नेचर जानती थी। प्लस उसको पता था कि जो उसकी आज़ादी है कॉलेज की वो छिन जाएगी अगर उसकी फैमिली को ज़रा से भी भनक हो गई कि वो लड़कों में इंटरेस्टेड है सो कॉल्ड। और वो एकेडमिकली बहुत अच्छी थी, टॉपर थी अपनी क्लास की, तो कहीं ना कहीं उसको लगता था कि पढ़ाई भी अफेक्ट होगी इन सब चीज़ों से। इसी बीच एक लड़का था, दूसरे कोर्स में था, लेकिन अक्सर शर्मीन के डिपार्टमेंट के आसपास ही घूमता रहता था। उसका नाम था हारून। हारून दिली दिल में उसके हिसाब से शर्मीन से बेपनाह मोहब्बत करता था, कॉलेज की मोहब्बत। उसको लगता था कि बस शर्मीन किसी तरह से मान जाए तो कल रिश्ता देके परसों शादी कर ले, इतनी जल्दी थी उसको। शर्मीन हालांकि हारून में इंटरेस्टेड नहीं थी। हारून ने एक बार शर्मीन की बेस्ट फ्रेंड रुबीना के थ्रू भी अपना प्रपोजल पहुंचाया था। रुबीना ने आके शर्मीन से बड़ी तारीफ भी करी थी हारून की कि देखना कितना अच्छा लड़का है, सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग है पूरे कॉलेज में और सिर्फ तुझ पे जान छिड़कता है। लेकिन शर्मीन ने फिर भी मना कर दिया था। शर्मीन की हारून को मना करने की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि उसकी फैमिली कंजर्वेटिव थी। शर्मीन की 2-3 वजह और भी थी। पहली वजह यह थी कि हारून के बारे में मशहूर था कि उसके जो दोस्त हैं या उसका जो सर्कल है वो अच्छा नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं उसके सर्कल में जो कुछ अकल्ट प्रैक्टिसेस में मुब्तला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली कब्रिस्तान जाके न जाने किस किस तरह की चीज़ें करते हैं, किस किस चीज़ में बिलीव करते हैं। कुछ लोगों के बारे में मशहूर था कि जेल भी जाके आ चुके हैं। और कुछ के बारे में कहा जाता था कि उनके जो पूर्वज हुआ करते थे वो काला जादू किया करते थे। ये सब चीज़ें काफ़ी मशहूर थी हारून और उसके दोस्तों के बारे में। और दूसरी वजह यह थी कि वो हारून को जेन्युइनली पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने हारून को कभी हाँ नहीं करा। शर्मीन के एक बड़े भाई थे जासिम, जो उस वक्त तकरीबन 25-26 साल के रहे होंगे, और सबसे बड़ी थी बहन फराह, जो उस वक्त तकरीबन 30-31 साल की रही होंगी। उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। अब टिपिकल मुस्लिम हाउस होल्ड की तरह ये बात तय हुई थी कि जहां शर्मीन की ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, शर्मीन के लिए रिश्ते देखे जाएंगे।
शादी के बाद चाहे शर्मीन एमएससी करे, पीएचडी करे, वो शर्मीन और उसके हस्बैंड के बीच की बात है। शर्मीन के भाई जासिम ने भी बोला था कि जब तक शर्मीन की शादी नहीं होगी वो भी शादी नहीं करेगा। और ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही शर्मीन के रिश्ते भी काफ़ी आने शुरू हो गए थे, क्योंकि शर्मीन की फैमिली काफ़ी रसूख वाली फैमिली थी, काफ़ी रुतबे वाला ख़ानदान था। उसके फादर काफ़ी नोन थे सर्कल में, तो काफ़ी रिश्ते आने शुरू हो गए थे। और उसकी बहन का भी जहाँ पर शादी हुई थी वो ख़ानदान भी बड़ा अच्छा माना जाता था। इस बीच एक रिश्ता आया सैयद यूनिस का, जो खुद यूके बर्मिंघम में सेटल था, वहाँ एक बहुत अच्छी जॉब कर रहा था। पेरेंट्स यूपी के सहारनपुर में रहा करते थे। और ये रिश्ता किसी बहुत अच्छे नोन के ज़रिए आया था। और जब छानबीन वानबीन कराई गई लड़की के फैमिली के थ्रू, तो ख़ानदान बड़ा अच्छा लगा। और शर्मीन के पेरेंट्स ने फ़ैसला कर लिया था कि शर्मीन की शादी यूनिस से ही होगी। फ़ैसला क्या कर लिया था, जैसे ही यूनिस इंडिया आया उनका रिश्ता कर दिया गया पक्का। शर्मीन के फैमिली गई यूनिस के घर, उनको अंगूठी पहना के रिश्ता पक्का करके आ गई। यूनिस की फैमिली आई शर्मीन के घर, शर्मीन को अंगूठी पहना के रिश्ता पक्का कर दिया गया और एक मुस्लिम प्रोसीजर के थ्रू रोका हो गया था। ये बात पता लगी हारून को। पता क्या लगी, ये बात रुबीना ने हारून तक पहुंचाई कि शर्मीन का रिश्ता किसी यूनिस नाम के लड़के से हो चुका है। हारून को बहुत बुरा लगा। हारून को उस वक्त भी उम्मीद थी कि शायद शर्मीन मान जाएगी। उसको लगा अभी सिर्फ रिश्ता हुआ है, एक बार मैं भी रिश्ता भेजता हूँ अपने घर से, हो सकता है कि उनकी फैमिली मान जाए, क्योंकि भाई उसके अकॉर्डिंग उसका ख़ानदान भी अच्छा है, उसकी फैमिली भी अच्छी है, तो क्यों नहीं मानेंगे। और क्योंकि हारून शर्मीन को पसंद भी करता है, शर्मीन भी हारून को जानती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एज है, एक टिपिकल अरेंज मैरिज से बेटर ये वाली मैरिज हो सकती है। तो हारून ने अपनी मदर को सारा कुछ बताया शर्मीन के बारे में और बोला कि आप मेरा रिश्ता जो है शर्मीन की मदर के पास लेके जाएं। हारून की मदर ने फ़ोन नंबर कहीं से निकाला और शर्मीन की मदर को उनके घर पे फ़ोन किया। शर्मीन की मदर से बात हुई। बड़े सलीके से, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हारून का रिश्ता शर्मीन के लिए पेश किया और बोला कि हम आपकी बेटी का हाथ मांगते हैं अपने बेटे के लिए। शर्मीन की मदर फातिमा को जैसे एकदम से इस बात से बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बहुत ही गंदे लहजे में और बहुत ही गुस्से वाले लहजे में उस रिश्ते को वहीं ठुकरा दिया। बोला कि आप देंगे हमें रिश्ता? आपके खानदान में हम कभी 7 पुश्तों तक रिश्ता ना करें? किस तरीके का फैमिली है आपकी? किस तरीके का खानदान है आपका? हम लोग सैयद हैं, हम लोग सैयदों में शादी करते हैं। आपके बेटे के बारे में न जाने क्या क्या मशहूर है, किस किस तरीके के उसके दोस्त हैं, किस किस तरीके के उसके जानने वाले हैं। ऐसे घर में जाएगी हमारी बेटी? ऐसे खानदान में जाएगी हमारी बेटी? हम बड़े खानदानों में शादी करते हैं, आप जैसे छोटे खानदानों में नहीं। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। इतनी बेइज्जती हारून की मदर की कभी शायद हुई नहीं थी। उनके हाथ से फोन का रिसीवर छूटा और वो एक तरह से बैठकर रोने लगी। हारून कहीं गया हुआ था उस वक्त। जब पलट के वापस घर आया तो देखा कि उसकी मदर सोफे पर बैठकर ज़ारो कतार रो रही। हारून एकदम अपनी मां के घुटने पर बैठ गया और बोला कि मां क्या हुआ? मां ने सारी बात बता दी। हारून एकदम आग बबूला गुस्से में उठा और उसने बोला कि आज इसका हिसाब होगा। ऐसे कैसे मेरी मां की बेइज्जती कर दी? रिश्ता ठुकराना था तो रिश्ता ठुकराते, मेरी मां की बेइज्जती करने का क्या मतलब? खानदान को गाली देने का क्या मतलब? वो वहां सर एकदम से गुस्से में निकला। हारून की मां उसको रोकती रह गई, वो रुका नहीं। जब चीख पुकार सुनी तो हारून के फादर भी कमरे से निकल के आए। उन्होंने बोला क्या हुआ? तो हारून की मदर ने सब कुछ बताया। तो हारून के फादर भी उसके पीछे पीछे चल दिए। हारून सीधा शर्मीन के घर पर आया। उधर शर्मीन ऊपर अपने फर्स्ट फ्लोर पर अपनी माँ के साथ बैठी हुई शादी की प्लानिंग कर रही थी, आगे क्या करना है, कैसे करना है, कि अचानक नीचे से बहुत चीख पुकार की आवाज़ें आई। वो एकदम बालकनी पे गए दोनों के दोनों और देखा कि नीचे क्या हो रहा है, तो एकदम आंखें फटी रह गई। नीचे शर्मीन के भाई जासिम और हारून में हाथापाई चल रही है। एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को उससे लड़ रहे हैं, एक दूसरे की कमीज़ें फाड़ रहे हैं और एकदम बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। उधर जमाल, शर्मीन के फादर और हारून के फादर भी लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। पहले बीच बचाव करा रहे थे, फिर किसी का हाथ किसी पर लगा, क्या हुआ, वो दोनों भी आपस में भिड़ पड़े थे। चारों लोग आपस में लड़ रहे थे। इधर मोहल्ले वाले इकट्ठे होने शुरू हो गए थे।
फातिमा ने एकदम से फ़ोन उठा के पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस की पीसीआर कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गई और चारों लोगों को थाने ले गई। सारे मोहल्ले वालों ने देखा था और क्योंकि जमाल की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी तो सारे मोहल्ले वाले जमाल के पीछे खड़े थे कि हम साथ देंगे, आप पुलिस केस कीजिए। पुलिस स्टेशन में भी जमाल और जासिम को थोड़ा अच्छे बेहतर तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, क्योंकि जमाल को शायद लोकल एसएचओ भी जानते थे। उनको बिल्कुल एसएचओ के कमरे में बिठा रखा था, चाय वाय आ रही थी, और हारून के फादर को कोने में एक गंदी सी बेंच पर बिठा रखा था। ये बात हारून को पसंद नहीं आ रही थी। पहले जमाल और जासिम की कहानी सुनी जा रही थी। जब उनसे कहानी पूछी गई क्या हुआ, तो उन्होंने न जाने हारून और हारून के फादर में क्या क्या नुक्स निकाल दिए। सारी लड़ाई इन्होंने शुरू करी। ये आकर मोहल्ले में बदतमीज़ी करता था, ये मेरी बहन के पीछे पड़ा हुआ था, मेरी बहन के पीछे उसके घर पे आया करता था, हमारी तो स्कूटी भी चोरी कर ली इसने। हालांकि स्कूटी से हारून का कोई लेना देना नहीं था, स्कूटी कई हफ्ते पहले चोरी हुई थी, लेकिन वो इल्ज़ाम भी उन्होंने हारून और उसके फादर पर डाल दिया। जब आप एफआईआर करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो न जाने किस किस तरीके के केसेस उस पर बना देते हैं। और पुलिस सारा कुछ उनके हिसाब से लिखती जा रही थी, और इसी के चलते हारून और उसके फादर से बात तक नहीं करी गई। उन दोनों को लॉकअप में डाल दिया गया 24 घंटे के लिए। पहली बार था जब उसके फादर और वो पुलिस के लॉकअप में 24 घंटे गुजार रहे थे, और हारून अपने फादर की जिल्लत भरी फेस को देखकर आग बबूला हुए चले जा रहा था। उसका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। अगले दिन सुबह शर्मीन को बुलाया गया था पुलिस स्टेशन बयान के लिए, क्योंकि शी वॉज द सेंटर ऑफ द केस। एसएचओ के कमरे में बैठी हुई शर्मीन अपना बयान दे रही है, उधर लॉकअप से हारून सब सुन रहा है। शर्मीन ने हारून पर बहुत इल्ज़ाम लगाए। शर्मीन ने यहाँ तक बोला कि कॉलेज में ये उसके साथ बदतमीज़ी किया करता था, कॉलेज में कई बार मना करने के बाद भी इसका पीछा किया करता था, कल की लड़ाई भी हारून ने ही शुरू करी थी, हारून के फादर ने ही शर्मीन के फादर पर हाथ उठाया था, पहली बार इन्होंने ही बदतमीज़ी करी थी, और वो ये कहकर चली गई कि मुझे इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, इस पर जितनी सख्त कार्रवाई आप कर सकें वो करें, और इसको कभी यहां से निकलने ना दें। ये सुनकर हारून का दिल जैसे बिल्कुल चकनाचूर हो गया था। हारून ये उस लड़की से सुन रहा था जिससे वो मोहब्बत किया करता था। उसको लगता था कि वो बेपनाह मोहब्बत शर्मीन से करता है, और आज नहीं तो कल शर्मीन भी मान जाएगी। लेकिन उस दिन, उस वक्त उसके अंदर शर्मीन के लिए प्यार मोहब्बत नहीं, नफरत पलनी शुरू हो गई थी। और उस वक्त उसने अपनी मुट्ठियां बंद करके, अपने दांत बीच के, अपने बदले का, इंतकाम का फैसला कर लिया था। उसने उसी दिन सोच लिया था कि वो शर्मीन को छोड़ेगा नहीं। उस वक्त शायद उसको नहीं पता था कैसे, पर उसने धोखा खाया था शर्मीन से। वो शर्मीन से नफरत करने लगा था। यहां तक कि जब हारून और उसके फादर को लॉकअप से छोड़ा गया, वार्निंग देके, पैसे लेके छोड़ा गया, और जब वो अपने मोहल्ले पहुंचे तो मोहल्ले वालों ने भी उनको शायद बड़ी जिल्लत भरी, बहुत ही बेइज्जती भरी नज़रों से देखा था। तोहमतें लगाई गई थीं, सब कुछ किया गया था। यहाँ तक कि हारून और उसकी फैमिली को इतना पुराना घर, पुश्तैनी घर जहाँ हारून पैदा हुआ, उसका बचपन गुजरा, वो छोड़ के जाना पड़ा था, सिर्फ इस जिल्लत की वजह से, सिर्फ शर्मीन की वजह से। ये बातें हारून के दिमाग में बैठ गई थीं, और उस दिन हारून बिल्कुल बदल गया था। – 2004 की ईद के बाद की बात है। 2004 में ईद तकरीबन 14 नवंबर की आई थी, और शर्मीन की और यूनिस की शादी ईद के फौरन बाद, यानी दिसंबर मंथ में तय की गई थी। ईद के बाद का वक्त आ चुका है, शादी बिल्कुल सर पर है, और तैयारियां उस हिसाब से चल रही हैं। लास्ट इंसिडेंट हारून का पुलिस वाला, और इस बीच काफ़ी महीने गुजर चुके थे, इस बीच काफ़ी कुछ हो चुका था। यूनुस और उसकी फैमिली ने थोड़ी छानबीन भी कराई थी, क्योंकि जब अरेंज मैरिज होती है तो दोनों फैमिली एक दूसरे के लिए छानबीन भी कराते हैं। और इसी बीच यूनुस को किसी ने हारून का पूरा किस्सा
जो हारून के साथ हुआ, हारून ने किया, शर्मीन ने हारून के साथ किया, पुलिस का किस्सा, सब कुछ किसी ने यूनुस के घर पे फ़ोन करके उसकी माँ को बताया था। जब ये पता लगा तो यूनुस के घर वालों ने भी शर्मीन के घर वालों उसको कन्फर्म किया कि इस तरह का किस्सा हुआ, तो आपने बताया नहीं। तो उन्होंने बताया कि ये सारा कुछ हारून का किया गया था, वो बदतमीज़ लड़का था, सारा उसी का किया धरा है, वो चक्कर लगाता रहता था, गलत ख़ानदान से है, और ये सब करके बात टाल दी। जब शर्मीन के घर वालों ने ये पता करने की कोशिश करी यूनुस के घर वालों से कि किसने बताया, तब जो उनको पता लगा वो हैरान थे, क्योंकि रुबीना जो शर्मीन की बेस्ट फ्रेंड थी, उसने कॉल करके यूनुस के घर पे ये सारा किस्सा बताया था। रुबीना जो प्रैक्टिकली उस घर की एक और बेटी थी, उसके घर पे आना जाना था शर्मीन के, खाना पीना वहीं करती थी, उसकी माँ भी उसको एक बेटी की तरह मानती थी, उसने यूनुस के घर पे फ़ोन करके शादी को तोड़ने की कोशिश करी थी। ये बात सुन के शर्मीन बहुत हर्ट थी, लेकिन उसने उसके बाद रुबीना से सारे टाइज तोड़ने का फैसला कर लिया था, बिल्कुल कोई राब्ता उससे नहीं रखना था। और उधर यूनुस के घर वाले भी इस चीज़ को उनकी फेस वैल्यू पर मान गए थे कि सारा कुछ हारून ने किया था, और शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो गई थी। शादी की तैयारियों के बीच शायद इस बात से ध्यान हट गया था, या इस बात पे ध्यान ही नहीं गया था कि शर्मीन की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। वो अचानक 2-3 बजे के आसपास बीच में उठने लगी थी। उसके बाद उसको नींद नहीं आती थी, इंसोम्निया सा हो गया था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ने शुरू हो गए थे, और जब एकदम से वो हैरान होकर उठती थी, अचानक से उसकी आंख खुलती थी, तो वो पसीने में तर होती थी। उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होता था, उसका बीपी बहुत ज़्यादा होता था। ये नॉर्मल साइंस नहीं थे, लेकिन शर्मीन को लगता था कि अभी कुछ दिन पहले रमज़ान गए हैं, ईद आई है, तो रमज़ान का जो शेड्यूल होता है, बीच रात में उठना, सहरी करना, उसकी वजह से शायद उसको फिर से अभी आदत नहीं पड़ी है उसकी बॉडी को टाइम पर सोने की, टाइम पर आने की, इसलिए सब हो रहा है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी भी चीज़ें शुरू हुई जो नॉर्मल नहीं थी। जब उसकी अचानक घबरा के आँख खुलती थी और वो अपने सांस ठीक करनी हो रही थी या अपने आप को काम डाउन करती थी, तो अचानक उसको कुछ रात अपना नाम सुनाई देता था, विस्परिंग वॉइस में, शर्मीन, शर्मीन, इस तरह से जैसे कोई उसके बिल्कुल कान के पास आके उसका नाम विस्पर कर रहा हो, शर्मीन, शर्मीन, इस तरह से। शर्मीन बताती भी किसी को तो क्या बताती, और इस बात का यकीन कोई कैसे करता। इस बात के चलते उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी। उसको नींद जैसे बिल्कुल आनी सी बंद हो गई थी, उसकी सेहत बिगड़ रही थी। और ऐसी ही एक रात जब वो करवटें बदल बदल के किसी तरह सोने की कोशिश कर रही थी, और शायद सुबह किसी वक्त उसकी आंख लगी भी थी, तो 11 बजे के आसपास सुबह को शर्मीन की माँ फातिमा उसके कमरे में आती और उसको देखती हैं कि वो अभी भी दूसरी तरफ करवट लेके लेटी हुई है। तो उसको कहती हैं, अरे उठ जा शर्मीन, ये कोई सोने का वक्त है बेटा, उठो, अभी तक बेड पे क्यों पड़ी हो। शर्मीन पलट के बोलती है, वैसे ही नींद कम आने लगी है अम्मी, आप सुबह आके तंग करने लगती हैं, सुबह तो आंख लगी थी मेरी, प्लीज तंग ना करें। अच्छा, अब नींद भी कम हो गई है, अच्छा लाडो रानी, हाँ भाई, शादी होने वाली है, घबराहट तो होगी ही, नींद तो उड़ेगी ही। फिर फातिमा को लगा कि अब कुछ दिनों में शर्मीन की शादी हो जाएगी, वो चली जाएगी, तो वो थोड़ा वॉक करके शर्मीन के पास गई, उसके सर पे हाथ फेरा और बोली, बेटा अगर रात में नींद ना आया करे ना, तो कमरे में जो रिकॉर्डर पड़ा है उस पे सूरा बकरा लगा के और रुकिया शरिया लगा के सो जाया करो, नींद आ जाएगी, अल्लाह सब ठीक करेगा। बस ये कहना था, और शर्मीन के अंदर शायद जैसे कुछ एकदम से ट्रिगर हो गया। एकदम से वो पलटी और बड़ी गुस्से की आवाज़ में, बहुत गुस्से के लहजे में उसने अपनी माँ से बोला, बस आपको तो हर चीज़ में ये गुस्साना होता है, अब रिकॉर्डर चलेगा तो मुझे नींद आएगी क्या? हर चीज़ में बस ये रिकॉर्डर चला लो, ये दुआ चला लो, ये कोई बात होती है?
ये कहकर वो अपने बेड से उठी और सीधा वॉशरूम की तरफ चली गई। फातिमा थोड़ी हैरान थी कि ये इस तरह से तो बात नहीं किया करती थी। फातिमा उसके कमरे से बाहर निकली और वो लिविंग रूम में आके बैठ गई। फिर फातिमा ने बोला, बड़ी बदतमीज होती जा रही है लड़की, किस तरह से बात करती है, क्या कहेंगे ससुराल में, क्या तरबियत दी है माँ बाप ने। ये सुनकर उसने देखा कि शर्मीन वॉशरूम से निकली है, कमरे में अपने बेड के पास फातिमा को देख रही है और उसको मॉक कर रही है। क्या कहेंगे ससुराल वाले, क्या कहेंगे ससुराल वाले। ये बहुत अनलाइक बिहेवियर था। शर्मीन ऐसा नहीं किया करती थी और ऐसे मॉक करके उसने दरवाजा बंद कर दिया। एकदम फातिमा उठी गुस्से में और कमरे के पास जाके बोली, बदतमीज, इस तरीके से बात करते हैं अपनी मां से, दरवाजा खोल। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा खोल शर्मीन, मैं कह रही हूं दरवाजा खोल। फातिमा ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। अंदर से जवाब तो नहीं आया, लेकिन अंदर से फिर से वही मॉकिंग की आवाज, क्या कहेंगे ससुराल वाले, और उसके बाद एक अजीब सी हंसी। इस तरह से हंसने लगी। फातिमा एकदम से 2 कदम पीछे हो गई। यह किस तरह का बिहेवियर था शर्मीन का। वो बचपन से शर्मीन को देखती आई है, इस तरह से उसने अपनी मां के साथ कभी नहीं किया। एकदम से वो थोड़ा घबरा सी गई, लेकिन फिर उसने ये फीलिंग शक करके फिर दरवाजे के पास गई और बोली, ये क्या तरीका है बात करने का, आज तो कमरे में बंद है तो कमरे में बंद ही रहेगी, बाहर मत निकलना, और खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा तुझे आज, अब तो कमरे में बंद रहेगी। ये कह के फातिमा वहां से चली गई। उसको यकीन था कि थोड़ी देर बाद शर्मीन निकलेगी, दोनों आपस में बात करेंगे जैसा यूजुअली हुआ करता था। पर दोपहर के 3 बज गए थे और शर्मीन ना तो एक अल्फाज अंदर से बोली थी और ना ही वो 3 बजे तक कमरे से निकली थी। और अब फातिमा को थोड़ी सी घबराहट हो गई थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया और ऐसा क्यों कि शर्मीन अभी तक कमरे में अपने आप को बंद करके बैठी हुई है। उसने फैसला किया वो कमरे में जाके फिर से नॉक करेगी और उससे बात करने की कोशिश करेगी। जैसे ही फातिमा कमरे की तरफ जा रही थी, कमरा अचानक से खुला और शर्मीन बाहर आ रही थी। शर्मीन के बालों पे टॉवल लिपटा हुआ था। उसको देख के लग रहा था कि वो अभी नहाई है और शायद उसने नमाज भी ऑफर करी, क्योंकि कमरे में जानमाज बिछी हुई थी। ये देखकर फातिमा को थोड़ा सुकून सा हुआ कि चलो ठीक है, सब ठीक है। हो सकता है वो उस वक्त चिड़चिड़ी हो गई हो, शादी का प्रेशर है, कुछ हो जाता है, कभी कभी दिमाग हिल हो जाता है, कोई बात नहीं। और वो बात आई गई हो गई। अब वक्त और गुजर चुका था। शादी को 1 हफ्ता रह गया था। अगले हफ्ते शादी थी और घर में सारे मेहमान भर चुके थे। फुप्पी आ गई थी, यानी बुआ शर्मीन की, वो आ गई थी। शर्मीन की खाला यानी कि मौसी आ गई थी। शर्मीन के कज़न्स आ गए थे। पूरा घर भर चुका था। बड़ी मस्ती हो रही थी और शादी के लिए सारे बिल्कुल एकदम तैयार थे फंक्शंस के लिए। घर वाले शादी के काम में बिजी थे, मस्ती भी हो रही थी, गाने भी चल रहे थे। फिर आया उपटन वाला फंक्शन। उपटन वो फंक्शन होता है जो शादी के कुछ दिन पहले होता है, जो लड़की के फेस पे, हाथों पे, पैरों पे उपटन लगाया जाता है और सारी औरतें घर की इकट्ठी होके, सारे लोग घर के इकट्ठे होके एक एंजॉय करते हैं। शर्मीन को भी तैयार करके बिल्कुल बीच पे एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे बिठाया गया था। उसके हाथ पैरों पे उपटन लगे हुए थे। इधर पीछे गाने चल रहे हैं, कुछ शाहरुख के, कुछ अलग, कुछ कुमार सानू, कुछ अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ लोग गाना गा रहे हैं। शर्मीन की कुछ कज़न्स जो हैं वो बिल्कुल बीच में आके अपना डांस कर रही हैं उन गानों पर। भाई ये वो ज़माना है जब सोशल मीडिया तो था नहीं और कोई क्लिप्स ऐसे रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं किया करते थे और कोई प्री कोरियोग्राफ्ड परफॉर्मेंसेस नहीं थी इस शादी में। तो सब अपना अपना जो कर सकते थे वो कर रहे थे, सब एंजॉयमेंट। और इस बीच शर्मीन को भी उसकी कज़न्स घसीट के ज़बरदस्ती डांस फ्लोर पे यानी बीच में ले आई थी और उसको कह रही थी तुम भी डांस करो, तुम दुल्हन हो। हालांकि शर्मीन थोड़ी सी हिचकिचाई पहले, पर कज़न्स को देख के वो भी धीरे धीरे हल्के हल्के शुरू हो गई थी। हल्के हल्के शर्मीन अपने कज़न्स के साथ डांस कर रही है। इधर सारे लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं कि अचानक शर्मीन ने एक डांस स्टेप के चलते घूमना शुरू किया। शर्मीन पहले डांस स्टेप की तरफ घूम रही थी,
फिर उसकी स्टेप थोड़े तेज़ हुए और वो तेज़ घूमने लगी। उसके स्टेप्स और तेज़ हुए, वो और तेज़ घूमने लगी, 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 और घूमते 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 बहुत तेज़ हो गई। यहाँ तक कि उसकी स्पीड देखकर बाकी लोग एकदम रुक गए और थोड़ा उससे पीछे हो गए कि ये किस तरीके का डांस है। बेसुध होके बिल्कुल अपनी धुन में वो घूमे जा रही थी, घूमे जा रही थी, घूमे जा रही थी, घूमे जा रही थी। उसके बाल बिखर रहे थे, शायद उसको चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन वो घूमे जा रही थी। इस बीच उसकी फुप्पी ने, बुआ ने एकदम से बोला, अरे शर्मीन, कब तक नाचेगी, रुक जा बेटा। ये सुनकर एकदम से रुक गई। उसके बाल एकदम ऐसे अजीब से बिखर गए थे, उसका आंखों का काजल बिखर गया था। वो अजीब तरीके से लोगों को देख रही थी, ऐसे करके। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्या देख रही है, तो ठीक तो है ना, ये उसकी बुआ ने पूछा। तो शर्मीन ने बड़े अजीब तरीके से उसकी तरफ देखा ऐसे, और एक अजीब सी आवाज में, जो शर्मीन की आवाज नहीं थी, बड़ी मर्दाना आवाज सी लग रही थी, उसमें बोला, हाथ मत लगा मुझे मोटी, सब जानती हूं मैं। अभी अर्शिया आपा से मेरी मां की बुराइयां कर रही थी ना, तू कह रही थी ना, हमें तो यहां कोई पूछता नहीं है, देख रही हो क्या हो रहा है अर्शी, हम तो अपने भाई की वजह से सह रहे हैं मोटी। ये शर्मीन की आवाज नहीं थी, ये शर्मीन के अल्फाज नहीं थे, ये शर्मीन नहीं लग रही थी। ये कहकर वो अजीब तरीके से उछल के नीचे आलती पालती मार के बैठ गई कारपेट पे, और सबको ऐसे ऐसे करके देखने लगी, बड़े अजीब तरीके से। और फिर इससे पहले कि उसकी बुआ कुछ समझ पाती, कुछ बोल पाती, उसकी बुआ को अपने पैरों के पास कुछ वार्म सा फील हुआ, कुछ गरम गरम सा लिक्विड। जब उसने गौर से देखा तो शर्मीन ने यूरिन पास कर दिया था, और वो बहता बहता कारपेट पे बुआ के पैरों तक आ गया था। ये देखकर बुआ की चीख निकली बहुत जोर से। वो चीख सुनकर नीचे उसके पेरेंट्स शर्मीन के, जमाल और फातिमा, जो अपने काम में लगे हुए थे, एकदम भाग के फंक्शन एरिया की तरफ आए, जो उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पे हो रहा था। एकदम आए तो देखकर हैरान थे। सब घेरा बना के खड़े हैं। कुछ औरतें आपस में मम्बरिंग कर रही हैं, विस्पर कर रही हैं। कुछ शर्मीन को देख के बड़ी डरी हुई सी, सहमी हुई सी ऐसे करके खड़ी हैं, और बुआ सिर्फ चीख रही हैं। जब देखा शर्मीन पूल ऑफ यूरिन में बैठी है, अजीब काजल बिखरा हुआ, अजीब से बाल बिखरे हुए, और सबको बड़ी गंदी अजीब हैवानियत भरी नजरों से देख रही है, और एक हैवानी हंसी हंस रही है इस तरह से। ये देखकर उसके मां बाप एकदम से हैरान हो गए। उसकी मां ने एकदम जाके अपना दुपट्टा उसके ऊपर रख दिया और रोने लगी, और बस दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरे बच्चे को क्या हो गया, या अल्लाह मेरी बच्ची की मदद कर मेरी बच्ची की, ये क्या हो गया, ये क्या हाल बना लिया है। उसने दुपट्टा लपेट के उसको, शर्मीन को उठाया, और सबके सामने से एक शर्मिंदगी सी नजर लेकर शर्मीन को उसके कमरे तक ले गई, और वॉशरूम में बोला, बेटा तू नहा ले, कपड़े बदल, और दरवाजा बंद कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद उस घर में, जहां शादी की तैयारियां चल रही थी, जहां लोगों के खिलंडरे गूंज रहे थे, जहां लोग खुश थे कुछ वक्त से पहले तक, वो एक खामोशी में डूब गया था। शर्मीन की इस हालत की खबर आग की तरह मोहल्ले में फैल गई थी। शर्मीन के पेरेंट्स को, फातिमा और जमाल को, ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करें। क्या यूनिस की फैमिली को सब सच बता दें, उसका निकाह करवाया भी जाए या नहीं, ये निकाह होना चाहिए, शादी होनी चाहिए या नहीं। सिर्फ 1-2 दिन बचे थे निकाह में। ये सवाल उनके जहन में बहुत ज़्यादा डीप घर कर गए थे। क्या वो सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है।
निकाह का दिन आया और एक बहुत ही क्वाइट छोटे तरीके से निकाह कर दिया गया। लोगों में बात ये थी कि सैयद ने शायद अपनी बेटी शर्मीन की जो बीमारी है उसको छुपाया है और जल्द से जल्द उसकी शादी करके बस उससे एक छुटकारा पाना चाहते हैं ताकि वो किसी और की प्रॉब्लम बन जाए। पर ऐसा नहीं था। निकाह हो गया था और अब वो रुखसती हो रही थी जब वो अपने शर्मीन को अपने ससुराल जाना था। और सरप्राइजिंगली शर्मीन रुखसती के वक्त बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही थी। हालांकि निकाह पे जब शर्मीन आई थी तो उसके चेहरे पर एक उदासी थी, एक अजीब सा चेहरा हुआ था, कमज़ोर सा, आंखों के नीचे गड्ढे थे। तो यूनिस की मदर ने पूछा भी था फ़ातिमा से, तो फ़ातिमा ने थोड़ा सा बीमार हो गई है, थोड़ा प्रेशर था और शादी कब तैयारियां रहती हैं, सब चीज़ें रहती हैं, ये कहकर टाल दिया। और यूनिस की मदर ने भी उनके फेस वैल्यू पर उसको लेके बात मान ली और रुखसती भी बिल्कुल ठीक तरीके से हो गई। वो अपने कज़न से मिली, रोई भी, वो इमोशनल हो रही थी कि उसको अपने ससुराल जा रही है, सब छोड़ छाड़ के, सबसे बातें भी कर रही थी। सबको लगा कि चलो ठीक है, जो हुआ था वो हो चुका है, अब सब ख़त्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं। शादी के 2 दिन बाद, यानी कि शादी का बीच में एक दिन और उसके बाद एक दिन छोड़ के वलीमा होना था। वलीमे वाले दिन सुबह को यूनुस के घर से शर्मीन के घर फ़ोन जाता है लैंडलाइन पे। शर्मीन के फादर जमाल उसको आंसर करते हैं। उधर शहबाज, यूनुस के फादर, बड़ी करख्त आवाज़ में, बड़ी सख्त आवाज़ में बोलते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द हमारे घर आ जाएं, आप लोगों से कुछ बात करनी है। जमाल थोड़ा सा एकदम से अनईजी सा हो जाते हैं, तो पूछते हैं क्या बात करनी है। वो कहते हैं शर्मीन के बारे में कुछ बात करनी है, आप बस जल्द से जल्द हमारे घर आ जाएं। और ये कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। शर्मीन के फादर जमाल ने अपनी वाइफ फातिमा से डिस्कस किया, वो दोनों थोड़े परेशान हुए। उधर फ़राह और जासिम से भी ये चीज़ डिस्कस की गई, वो भी थोड़े से हैरानी में हुए कि ऐसी क्या बात हो गई। और अब चारों के दिमाग में ये चल रहा था कि उस दिन जो इंसिडेंट हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शर्मीन ने कोई ऐसी हरकत करी है। चारों के चारों फ़ौरन यूनुस के घर पहुँचे। ड्राइंग रूम में चारों बैठे हुए हैं। उनके एक साइड यूनुस के फादर बैठे हैं, उनके बगल में यूनुस की मदर बैठी हैं। यूनुस कमरे में उस वक्त नहीं है। यूनुस धीरे धीरे कमरे से आता है, बिना ग्रीट किए किसी को वहाँ सोफे पे आके बैठ जाता है। यूनुस के फादर बोलते हैं, आप लोगों ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, आप लोगों ने शर्मीन की दिमागी हालत ख़राब है, ये बात हमसे छुपाई है। शर्मीन की मदर एकदम से बोलती हैं, ये बहुत ख़तरनाक लड़की है, न जाने क्या बीमारी है इसको, आप लोगों ने ये बात छुपा कर ठीक नहीं किया हमसे। ये बात सुनकर चारों बड़े हैरान हैं और चारों एक दूसरे की तरफ देखकर थोड़े से परेशान से भी हो रहे हैं कि अचानक यूनुस ने अपने फादर इन लॉ को बुलाया और बोला, आप मेरे साथ कमरे में चलिए। जमाल और यूनुस के कमरे में गए। शर्मीन बेड पर बैठी हुई अपनी मेहंदी देख रही है और बच्चों की तरह उसको निहार रही है। कितनी अच्छा कलर है, कितना गहरा कलर है, एज इफ उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बाहर क्या बात हो रही है। बड़ी अजीब बच्चों की तरह हरकतें कर रही है। यूनुस ने जो बात बताई, उसके बाद जब जमाल और यूनुस कमरे से बाहर निकले तो जमाल का चेहरा पीला पड़ गया था। जमाल, ऐसा लग रहा था कि जमाल के अंदर खून बिल्कुल ख़त्म सा है। जमाल लड़खड़ाते कदम से अपनी फैमिली की तरफ आया। फैमिली उसकी तरफ हैरानी से देख रही कि ऐसा क्या बोल दिया। वो बीच में आकर बैठा अपनी वाइफ फातिमा के बगल में और फातिमा से बोला कि शर्मीन ने रात को यूनुस पर छुरी से हमला किया है। फिर यूनुस वहाँ पर खड़ा था, उसने बोला कि आपकी बेटी शर्मीन ने मुझे छुरी से कई जगह गोदा है और मेरे हाथ पर, मेरे बदन पर काटा है, इतनी बुरी तरह कि वहाँ से मांस तक छिल जाता अगर मैं नहीं उसको हटाता। आपकी बेटी डेंजरस नहीं, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है।
मैं इस शादी को नहीं मानता, मैं इस शादी में नहीं रह सकता, मुझे शर्मीन के साथ नहीं रहना। ये शर्मीन नहीं है, ये औरत नहीं है, ये कुछ और है। इसने मुझे मारने की कोशिश करी है और मुझसे बोली कि अगर मेरे करीब आने की कोशिश करी तो तू जान से जाएगा। मेरा कसूर क्या था? मैं अपनी बीवी के करीब आने की कोशिश कर रहा था। मुझे इसके साथ नहीं रहना, आप इसको वापस ले जाइए, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। ये सुनकर फातिमा एकदम से रो पड़ी। वो अपनी बेटी के बारे में ये सब सुन रही थी और उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये उसी शर्मीन के बारे में सुन रही है जो इतनी प्यारी बच्ची हुआ करती थी, पूरी फैमिली की जान थी। फातिमा फौरन कमरे में गई और शर्मीन को पकड़ा, उसने उठाया, बाहर लेकर आई। बाहर उसने यूनिस से बस इतनी इल्तिजा करी कि यूनिस, आप जानते हैं शर्मीन को, आपने कई बार शर्मीन से बात करी है, इस पे मुझे लगता है कुछ असर है, मैं इसको ले जा रही हूं अपने साथ, मैं इसका इलाज भी करूंगी, लेकिन आप छोड़ने की बातें ना करें प्लीज, ऐसी बातें ना करें, मैं अभी अपने साथ ले जा रही हूं उसको, लेकिन इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। ये कहकर शर्मीन को फातिमा, जमाल और उसके भाई बहन गाड़ी में बिठा के वापस घर ले आए। गाड़ी का दरवाज़ा घर के बाहर खोलकर शर्मीन इस तरह से उतरी और इस तरह से मोहल्ले वालों को हाथ हिला रही थी जैसे कोई सेलिब्रिटी है और कोई बच्ची है जिसको देखकर लोग बड़ा मुस्कुरा रहे हैं और वो वापस उन पे हाथ हिला के उनको एक्नॉलेज कर रही है। अजीब सी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर। उसकी बहन ने उसके ऊपर शॉल लपेटी और उसको चुपचाप बस घर के अंदर ले गए। घर का माहौल बड़ा अजीब सा हो गया था। शर्मीन को अपने कमरे में बंद रखा जाता था, बाहर नहीं निकाला जाता था। उसके कमरे से वो सब सामान हटा दिए गए थे जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती थी। उसके कमरे से सारी नुकीली चीजें हटा दी गई थी क्योंकि वो अजीब हरकतें करने लगी थी। लोग, इन सबको यकीन नहीं था, उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वो अपने साथ भी क्या कर सकती है। बस उसके दरवाजे पर फातिमा जानमाज बिछा के बस दुआएं पढ़ती रहती थी। कभी उस पर दुआएं फूंकती थी, कभी कुछ पढ़ती थी, कभी कुछ पढ़ती थी, बस यही चल रहा था। बस वो ये दुआ करती थी कि किसी तरह मेरे बच्चे की जिंदगी नॉर्मल हो जाए, जैसे पहली थी वैसी हो जाए। कुछ नहीं चाहिए था उसको। इस बात को तकरीबन 4-5 दिन हो चुके थे कि एक दिन घर की लैंडलाइन की घंटी बजी। जमाल ने फ़ोन उठाया। उधर से रोने, बिलकने की, चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। बस उन आवाज़ों में उसको एक बात सुनाई दी जिसको सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। यूनुस का इंतकाल, यूनुस नहीं रहा। बस उसको ये सुनाई दिया कि इलेक्ट्रोक्यूशन, शॉर्ट सर्किट, गीज़र, यूनुस नहीं रहा, यूनुस का इंतकाल हो गया। जमाल के हाथ कांपने लगे। जमाल सुन्न हो गए। जमाल के हाथ से रिसीवर गिरा। उसके छाती में एकदम से एक टाइटनेस सी हुई। फातिमा ने पूछा क्या हुआ? बस फातिमा की तरफ मुड़ा और इतना बोल पाया, यूनुस का इंतकाल। यूनुस का इंतकाल सुनते ही फातिमा फ्लोर पर गिर गई। या अल्लाह, मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है? एकदम से पलट के देखा तो जमाल बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गए थे। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। उनको कार्डियक अरेस्ट आया था। पूरी फैमिली बिखर रही थी। यूनुस का इंतकाल हो चुका था। यूनुस के फ्यूनरल के बाद सब वापस अपने घर आ गए थे। शर्मीन अपने कमरे में सोई हुई थी। फराह शर्मीन के बगल में, शर्मीन के साथ उसके कमरे में सोई थी। घर में एक खामोशी, एक बहुत हैवीनेस थी पूरे माहौल में। एक ऐसी चीज़ हो गई थी जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। शर्मीन के साथ, पूरे ख़ानदान के साथ, यूनुस के साथ। फराह सोई हुई थी कि अचानक उसकी तकरीबन 3 बजे के आसपास आंख खुली, किसी डिस्टर्बेंस के चलते। उसने देखा कि उसका बेड जो है जिस पे वो सोई हुई है हिल रहा है। पहला इंस्टिंक्ट था कि शायद भूकंप आ गया, जल्जला आ गया। तो उसने एकदम से पंखे की तरफ देखा।
पर पंखा स्टिल था। हालांकि कमरे की लाइट बंद थी, पर बाहर से हल्की हल्की लाइट आ रही थी, जिसमें इतना पता लग रहा था कि पंखा नहीं हिल रहा है। तो फिर बेड क्यों हिल रहा है? जब उसने अपनी लेफ्ट साइड पे देखा तो शर्मीन सीधी बैठी हुई थी और बहुत वायलेंटली आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हिल रही थी। जब उसने थोड़ी आंखें मल करके अपने उसको गौर से देखा तो ऐसा लग रहा था कि शर्मीन हिल नहीं रही थी, बहुत वायलेंटली शेक हो रही थी, बहुत तेज, जैसे किसी ने उसको पकड़ रखा हो और बहुत जोर से ऐसे हिला रहा हो। फराह बोलना चाहती थी, शर्मीन क्या हुआ? लेकिन फराह का गला एकदम सूखा हुआ था, जैसे सैंड पेपर, एकदम सूखा हुआ, आवाज भी नहीं निकल रही उसकी। फिर जो फराह ने देखा, उसके होश उड़ गए थे। उसने देखा कि शर्मीन के बगल में एक काला साया खड़ा है, बहुत लंबा, जिसका सर भी है, धड़ भी है, लेकिन पैर हाथ नजर नहीं आ रहे। बस किसी एक काली चीज से, डार्क चीज से शर्मीन को पकड़ रखा है और बहुत जोर से ऐसे हिला रहा है। फराह डर गई थी, बहुत कांप रही थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे हलक में अटक गई थी। वो चीखना चाहती थी, बुलाना चाहती थी, दुआ पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो साया शर्मीन की तरफ देखकर उसको बहुत जोर से हिला रहा है। फिर अचानक उसके साये ने ऐसे मुंह किया, फराह की तरफ देखा, तो फराह ने देखा उसकी आंखें नहीं है, उसकी आंखों की जगह अंगार है, अजीब सी आंख है एक। और कमरे में अचानक से एक बदबू फैल गई, बहुत ज्यादा। फराह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वो चिल्ला नहीं पा रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो रही थी। फिर अचानक साया गायब हो गया और शर्मीन वहीं बेड पर कोलैप्स हो गई। फराह की चीख जो जैसे कहीं अटक गई थी, अपने आप निकल गई। फराह बहुत जोर से चिल्लाई और चिल्लाते चिल्लाते अपने माँ बाप के कमरे की तरफ भागी। वहां माँ अकेली सो रही थी, जमाल अभी भी हॉस्पिटल में थे और जाजिम जो है वो जमाल के पास एज एन अटेंडेंट रात में रुका हुआ था। फराह ने अपनी मां को उठाया, रोते रोते सब कुछ बताया, वो साया, शर्मीन का हिलना, सब कुछ। दोनों मां बेटी एक दूसरे का हाथ पकड़ के दुआएं पढ़ते हुए, रोते हुए शर्मीन की कमरे की तरफ चले। आहिस्ता 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 शर्मीन के कमरे की तरफ पहुंचे। दरवाजा खोल के अंदर गए तो एक अजीब सी गंदी स्मेल, जैसे सड़े हुए टॉयलेट से आती है वैसी स्मेल आ रही थी, अजीब सी। दोनों ने अपने मुंह पे हाथ रख लिया, दुआएं अंदर से पढ़ रहे थे। देखा कि शर्मीन ने पूरा बेड वेट कर रखा है और बेहोश सी पड़ी हुई है, बिल्कुल बेहोश। अगले दिन शर्मीन को जो उनके जानने वाले मौलवी थे उनको दिखाया गया। मौलवी साहब को घर बुलाया। मौलवी साहब शर्मीन के सामने बैठे। शर्मीन उनको बड़े अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे डिस्गस्ट वाली नजरों से। मौलाना साहब ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ना शुरू किया। शर्मीन का सांस थोड़ा सा बढ़ा और वो आवाज एक निकली। वो मौलाना साहब से बात कर रही थी, लेकिन जिस आवाज में कर रही थी वो आवाज शर्मीन की नहीं थी। बुढ़े, तू क्या गिरा इलाज करेगा? तुझे क्या लगा ये सब पढ़ेगा तो मैं इस लौंडिया को छोड़ दूंगा? और तू जा यहां से, जाकर वही देख गंदी गंदी तस्वीरें जो तू देखता है। दीन का दाई बनता फिरता है, अरे तुझे क्या पता दीन, जा। ये सुनकर फातिमा तो जैसे कांपने लगी, रोने लगी। उसने फराह का हाथ पकड़ लिया वहीं खड़े खड़े। मौलाना ने एकदम आंखें खोली और उसकी तरफ गुस्से से देखा, लेकिन शर्मीन की शक्ल देखकर मौलाना ने अपना खून का घूंट पी लिया। फराह रोते रोते बोली, या अल्लाह, मेरी बच्ची को क्या हो गया है मौलाना साहब। मौलाना उठे, कमरे से बाहर निकले। फातिमा उनके पीछे पीछे गई। मौलाना ने फातिमा की तरफ देख के बोला, फातिमा बीबी, ये मेरे बस की बात नहीं,
आपकी बेटी जिस जिन के कब्जे में है वो बहुत ख़तरनाक जिन है, ये मेरे बस की नहीं है। जाते जाते मैं आपको एक पता लिख के दे रहा हूँ, इन आलिम को दिखाइए, पुरानी दिल्ली में बैठते हैं, इनके अलावा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये जब कहा तो तीनों शर्मीन की तरफ मुड़े। शर्मीन का चेहरा इस वक्त अजीब सा हो गया था। उसकी स्किन जैसे लटक गई थी, जैसे पिघल रही हो। उसकी आंखें एकदम लाल लाल हो चुकी थी और उसके मुंह से राल टपक रही थी, अजीब सी। ये शर्मीन शर्मीन नहीं थी, जिन इस पर धीरे धीरे पूरा कब्जा कर रहा था। फिर मौलाना साहब ने फातिमा की तरफ देखा कि आप जल्द से जल्द उन आलिम से मिलिए, क्योंकि अगर आपकी कोई मदद इंशाअल्लाह कर सकता है तो वही आलिम है, वरना आप अपनी बच्ची खो देंगे। ये कहना था, उन्होंने पता लिखकर उनके हाथ में पर्ची डाली और मौलाना साहब वहां से चले गए। जाजिम और फातिमा को वो पता मिला और जाजिम और फातिमा फिर उन आलिम साहब की तलाश में पुरानी दिल्ली निकल गए। वो आलिम साहब का घर भी मिल गया, लेकिन जब जाजिम ने आलिम साहब का घर देखा तो जाजिम को यकीन सा नहीं आया। छोटा सा डिंजी सा घर, ये वो बड़े आलिम हैं जिनके बारे में ये बात हो रही है। जिनके बारे में कुछ और भी पता किया तो उनके बारे में यही पता लगा कि ये बहुत बड़े आलिम हैं और ऐसे बहुत सारे केसेस उन्होंने देखे हैं पहले, जहाँ पर जिन्होंने लोगों पर कब्जा कर लिया था और इन्होंने हेल्प भी करी है। ये यहाँ रहते हैं। जब वो घर में घुसने वाले थे तो अंदर से आवाज आई, तेरी बच्ची पर शैतान का साया है, एक शैतान जिन ने कब्जा कर लिया है उस पर। वैसे तो जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये शैतान जिन तेरी बच्ची को ना मरने देगा ना जीने देगा। ये सुनकर दोनों एकदम सत्ते में आ गए। अभी तक वो घर में घुसे नहीं थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं था। आलिम साहब अंदर से निकल के आए, छोटी सी हाइट के, ज़ईफ से दिखने वाले, हल्की सी कमर भी झुकी हुई, सफ़ेद दाढ़ी, चेकर्ड साफा पहन रखा है, सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखा है और हाथ में एक छड़ी है। जाजिम को अभी भी यकीन सा नहीं आया कि ये उस ख़तरनाक जिनका सामना करेंगे, जिनका सामना इनमें से कोई नहीं कर पा रहा। अभी कुछ दिन पहले जब शर्मीन को एक एपिसोड हुआ तो इतना वायलेंट एपिसोड हुआ कि उसने भारी भारी चीज़ें उठा के फेंकी थी। घर के 4 फर्द लगे थे उसको कंट्रोल करने में और फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। उस शर्मीन के जिन को ये कंट्रोल में करेंगे कैसे? पर उन्होंने बस छड़ी उठाई और बोला चलो। जाजिम और फातिमा आलिम साहब को लेकर घर पहुंच गए। घर में दाखिल होने से पहले आलिम साहब बिल्कुल चौखट पर रुके, आंखें बंद करीं और कुछ पढ़ा और फिर आंखें खोल के अंदर दाखिल हुए। बिल्कुल सामने लिविंग रूम में शर्मीन बैठी हुई थी, अपने आप में सिकुड़कर, और सामने देख रही थी और एक अजीब सी स्माइल उसके फेस पे थी, जैसे वो इंतजार कर रही हो। आलिम साहब ने उसको देखा, दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। बहुत देर तक आलिम साहब उसको देखते रहे और फिर अचानक उन्होंने कुरान के कुछ वर्सेस पढ़ने शुरू करे। पहले स्लोली लेकिन एकदम पुख्ता तरीके से, फिर बहुत लाउडली। उधर शर्मीन अचानक से हिलने लगी, उसकी सांस बढ़ने लगी और उसके मुंह से अजीब से झाग निकलने लगे, अजीब से, और उसका जैसे थूक भी गिर रहा हो। शायद जो आलिम साहब पढ़ रहे थे वो असर करने लगा था। अब आलिम साहब ने अपनी आवाज़ इंक्रीज करी, अपनी वॉल्यूम इंक्रीज करी और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगे। शर्मीन, रुक जा जालिम। वो और ज़ोर से पढ़ने लगे और उसकी तरफ देखकर आई कांटेक्ट बनाकर ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगे, रुक जा जालिम। इतनी बुरी तरह शर्मीन चिल्लाई, लेकिन अब जो आवाज़ निकली थी वो उससे भी बदतर थी जिस आवाज़ में वो अब तक बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कोई एक जिन नहीं, एक इंसान नहीं, कई चीजें, कई लोगों की आवाज मिलकर वो आवाज आ रही है। उसका बदन जैसे टाइट सा हो गया था, वो गर्दन ऐसे करके बैठी हुई थी। फातिमा को तरस आया अपनी बच्ची पर। वो बोली, आलिम साहब रुक जाइए, मेरी बच्ची इस तरह से मर जाएगी मेरी बच्ची। आलिम साहब रुक गए।
उन्होंने बोला कि तुम्हारी बच्ची पर असर हुआ है एक ऐसे खतरनाक जिन का जो इसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये बता दूं कि ये असर हुआ नहीं है, ये असर करवाया गया है। तुम्हारी बेटी की रूह को पेश किया गया है एक जिन के सामने, और अब जिन तुम्हारी बच्ची की रूह को छोड़ना नहीं चाहता। करवाया गया है मौलाना साहब, लेकिन हमारे साथ, शर्मीन के साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? फराह ने बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन ये साफ है कि ये जादू टोना तुम्हारी बेटी पर करवाया गया है। क्या हाल ही में कुछ हुआ था इसके साथ? कोई शख्स ऐसा, कोई लोग ऐसे, कुछ हुआ था? अब इस वक्त फातिमा का दिमाग थोड़ा सा कहीं चला। उसके जबान पर एक नाम आया। कहीं ये हारून का किया तो नहीं है? हारून? इस बात को तकरीबन 3 साल हो चुके थे। रोज कई दफा रुकिया शरिया पढ़ा जाता था, वो दुआएं पढ़ी जाती थीं शर्मीन के ऊपर जो आलिम साहब ने उस दिन दी थी जब वो घर पे आए थे। अब उस बात को 3 साल गुजर गए थे। इन 3 साल में रोज शर्मीन के घर वाले बारी बारी रुकिया शरिया जो दुआएं होती हैं, जो 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 चीज़ें आलिम साहब दे के गए थे, जो दुआएं बता के गए थे कुरान की, वो सब पढ़ना शुरू करे। रोज़ पढ़ के शर्मीन पे दम किया जाता था। और 3 साल में हर थर्सडे को जाजिम जाके आलिम साहब को लेके आता था। हर थर्सडे वो आके उस पर दुआएं पढ़ते थे, उस पर दम किया करते थे, और इस तरह से टाइम गुजर रहा था। इस बीच तकरीबन कुछ महीने पहले आलिम साहब का भी इंतकाल हो गया था। आखिर वो ज़ईफ़ बहुत थे, तो अब फैमिली ही सारा कुछ पढ़ रही थी कि अचानक घर की घंटी बजी। जब फराह ने दरवाज़ा खोला तो सामने रुबीना खड़ी थी, वही सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड शर्मीन की। रो रही थी, बहुत कमज़ोर दिख रही थी, पूरा मुंह ऐसे पिचक सा गया था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि न जाने कितनी गुर्बत की हालत में गरीब है इस वक्त। जैसे ही दरवाज़ा खोल के देखा रुबीना है, दरवाज़ा दोबारा बंद करने लगी तो उसने दरवाज़ा रोक के गिड़गिड़ाई, नीचे बैठ गई कि प्लीज़ आंटी मेरी बात सुन लीजिए, जो कुछ हुआ है मुझे भी उसकी सज़ा मिल रही है। मेरा बच्चा अभी छोटा ही है, बिल्कुल छोटा सा है, और वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। रुबीना के कुछ टाइम पहले ही बच्चा हुआ था और उस इन्फेंट बच्चे को मेनिंजाइटिस हो गया था। मेनिंजाइटिस के चलते वो बिल्कुल पार्शली डेफ हो गया था और बिल्कुल परमानेंटली म्यूट हो गया था। रुबीना गिड़गिड़ाई कि जो मैंने किया है मुझे उसकी सज़ा मिल रही है, मेरी एक बार बात सुन लीजिए प्लीज़। मैं शर्मीन के बारे में और हारून के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जब उसने हारून और शर्मीन का नाम लिया एक ही सेंटेंस में, तो फिर फातिमा ने बोला, क्या बात है, बोलो। रुबीना ने बताया कि मैंने हारून को शर्मीन का दुपट्टा दिया था एक। मुझे लगा वो शर्मीन से बेपनाह मोहब्बत करता है और अपने साथ एक निशानी रखना चाहता है, बस। लेकिन दुपट्टा लेने के बाद जाते जाते उसने मुझसे बोला कि रुबीना तू देखना, शर्मीन और उसकी पूरा खानदान किसी लायक नहीं रहेगा, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं, उसकी शादीशुदा जिंदगी और उसके घर वालों की जिंदगी सब बर्बाद कर दूंगा। शर्मीन न मर पाएगी न जिंदा रह पाएगी। जब उसने ये बोला मैं समझ नहीं पाई क्या हुआ है, लेकिन अब जब मुझे शर्मीन के बारे में पता लगा और फिर मेरे बच्चे के साथ ही हुआ तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं सब कुछ आपको बताना चाहती थी। फराह ने बहुत मारा उस वक्त उसको, रोते रोते मार रही थी, मारते मारते रो रही थी फराह और फातिमा दोनों। लेकिन फिर मारते मारते रुक गए, ये सोच के कि
इसको तो इसके किए की सजा मिल रही है और आगे भी मिलेगी। जाजिम पीछे खड़ा होकर सब देख रहा था। जाजिम ने गुस्से से रुबीना से पूछा, हारून की फैमिली कहां है? किसी को नहीं पता वो कहां गए? तुम्हें जरूर पता होगा, मुझे बताओ हारून की फैमिली कहां है। मैं उसको पकड़ के घसीट के यहां लेके आऊंगा, उसको दिखाऊंगा मेरी बहन की हालत। रुबीना ने कहा कि मुझे पूरा एड्रेस तो नहीं पता, लेकिन शायद वो फैमिली आजमगढ़ के किसी पास के किसी गांव में शिफ्ट हो गई थी, जहां उनका पुश्तैनी घर हुआ करता था। जाजिम ने आओ दिखाना था बस बोला कि मैं कल ही आजमगढ़ निकल रहा हूं। जमाल को नहीं जाने दिया गया, क्योंकि जमाल अभी भी हॉस्पिटल से वापस आने के बाद अपनी बीमारी से स्ट्रगल कर रहे थे, रिकवर कर रहे थे, और शर्मीन की ऐसी हालत देखकर वो वैसे भी मेंटली बहुत बहुत डिस्टर्ब थे, तो उनका जाना ठीक नहीं था। जाजिम अकेला ही गया। अगले दिन आजमगढ़ के लिए निकल गया। आजमगढ़ के पास उस गांव में पहुंचकर उसने हारून के बारे में पता किया, हारून की फैमिली के बारे में पता किया। फिर किसी ने बताया कि कहाँ उनका पुश्तैनी घर है। वो हाथ में एक लकड़ी सी ली उसने, और जैसे किसी को मारने जा रहा हो वो लेकर सीधा उसके घर के सामने खड़ा हो गया। और वो भाई था ये जो अपनी बहन की हालत देखकर परेशान था। ये वो भाई था जिसने अपनी बहन को बर्बाद होते हुए देखा था, उसका घर बर्बाद होते हुए देखा था। उसके घर के सामने खड़ा होके चिल्ला रहा है, हारून बाहर निकल, बाहर निकल हारून, नहीं तो मैं अंदर आके तुझे घसीट के लेके आऊंगा। हारून, वो चिल्ला रहा है कि अचानक गेट खुला और एक बीमार दिखने वाली ज़ईफ सी औरत बाहर आई, जिनके कपड़े भी फटे हुए हैं। पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा है लड़के, क्या हो गया? हारून को बाहर भेजो, मैं शर्मीन का भाई हूं, मुझे हारून चाहिए, और अगर तुमने नहीं भेजा मैं अंदर जाके उसको लेके आऊंगा। तू हारून को लाएगा? तू मेरे बच्चे को लाएगा? अरे मर गया मेरा बच्चा, फांसी लगा ली उसने खुद को, मर गया मेरा बच्चा। पागल था वो उस लड़की के चक्कर में, अपने कमरे में बंद होके न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता था। मैंने बहुत बोला छोड़ दे, लेकिन उसके सर पे भूत सवार था। उसने न जाने क्या क्या हरकतें करी, क्या क्या किया उसने। मर गया वो, कहां से लाएगा तू मेरा बच्चा? हां, कहां से लाएगा? जाजिम ने सब जब हारून की मौत के बारे में सुना तो शायद उसको भी उतना ही अफसोस हुआ था उस वक्त जितना शायद उसकी मां को था हारून की। क्योंकि जब वो हारून के घर आ रहा था, जाजिम के दिल में एक उम्मीद थी कि हारून मिल गया तो उसको घसीट के लेके जाऊंगा, अपनी बहन की हालत दिखाऊंगा, और किसी आलिम को दिखाएंगे, उनके शागिर्द जो पुराने आलिम थे उनको शागिर्द को बुलाया जाएगा, जो भी इसने किया है उसको शायद रिवर्स कर सकते हैं और शर्मीन पहले जैसी हो सकती है। लेकिन अब हारून भी नहीं था। जाजिम को तब समझ में आया रुबीना की और हारून के बारे में सोचकर कि जो लोग जादू कराते हैं ना, और जो जादू करते हैं, पलटकर उन पर भी उतनी ही शिद्दत से आता है। क्योंकि ये जिन, ये डीमन, ये किसी के नहीं होते। तो जो लोग इन हरकतों में होते हैं वो भी उसी तरह से सफर करते हैं जैसे वो लोग जिन पर कराया जाता है। हारून भी शायद उसी से गुजरा था जिस चीज से शर्मीन गुजर रही थी, और रुबीना को भी उसके किए की सजा मिल रही थी। अब शर्मीन की उस हालत को 15 साल हो चुके हैं। 15 साल से रोज रुकिया शरिया, दुआएं, सब कुछ पढ़ा जाता है और उस पर दम किए जाते हैं। कभी कभी एक आध दिन कभी ऐसा होता है कि उनको अपनी पुरानी शर्मीन कहीं कहीं दिख जाती है, जौली खुश रहने वाली लड़की। पर ज़्यादातर वो लड़की जो कभी उस घर की जान हुआ करती थी, उस घर की शान हुआ करती थी, उस घर की हंसते खेलने वाले बच्ची, कहीं खो गई थी। और 2020 में सब खत्म हो गया। कोविड के ड्यूरिंग शर्मीन की डेथ हो गई, शर्मीन का इंतकाल हो गया।
और फराह ने ये कहानी सुनाते हुए हमें यही बताया था। उसका इंतकाल तो कोविड में हुआ, लेकिन फराह ने शायद अपनी छोटी प्यारी सी बहन को 15 साल पहले ही खो दिया था। ये थी शर्मीन की और उनकी फैमिली की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इस पे लाइक ज़रूर छोड़िएगा, कमेंट ज़रूर छोड़िएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है ये कहानी सुनकर मज़ा आएगा। और आपको अगर और कहानियाँ ऐसी सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास भी कुछ ऐसी कहानी है जो आपकी आप बीती हो या आपने सुनी हो या आपके आसपास हुई हो तो हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर हमें ज़रूर भेजें। तब तक सुनते रहिए द डायरीज, मेरे यानी अहमद फराज के साथ।